Hi everyone, welcome to my channel FISC Financial Studies Classes। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं स्टडी सेशन 11 रीडिंग नंबर 26 CFA लेवल 3 करिकुलम की, और हम आज पढ़ेंगे LOS 3 के बारे में, जो कि है इवेंट ड्रिवन हेज फंड स्ट्रैटेजीज के बारे में। इवेंट ड्रिवन जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि इट इज़ अबाउट सर्टेन इवेंट्स लाइक मर्जर, बैंक्रप्सी, एक्विजिशन एंड मैनी थिंग लाइक दैट। तो उस टाइप की स्ट्रेटेजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जैसे कि हमको पता है कि देर आर टू सब टाइप्स जो हमने पहले भी पढ़े हैं इस स्ट्रैटेजी के, मर्जर आर्बिट्राज एंड डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज़। तो हम इन दोनों पे फोकस करेंगे। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा फोकस डाल लेते हैं इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो ये क्या करती है कि हम करेक्टली प्रिडिक्ट करते हैं आउटकम किसी भी इवेंट का, जैसे कि बैंक्रप्सी। तो क्या बैंक्रप्सी फाइल होगी या नहीं होगी? कई बार बैंक्रप्सी नहीं अप्रूव होती है, और या फिर कंपनी खुद ही बैंक्रप्सी नहीं फाइल करती है और उससे बच जाती है। तो एक वो तरीका है। दूसरा जैसे मर्जर एक्चुअली में होगा या नहीं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने सही प्रेडिक्ट की तो प्रॉफिट होगा, गलत की तो लॉस होगा। नाउ हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ इक्विटी पोजीशंस नहीं लेते, ठीक है। इसके अंदर हम हो सकता है कि उस फर्म से रिलेटेड डेरिवेटिव्स में भी पोजीशन ले लें, बिकॉज हमें लगता है कि ये 2-3 मंथ का काम है, तो उस हिसाब से हम डेरिवेटिव्स पोजीशंस ले सकते हैं। और जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये जो रिस्क है इसके अंदर मेनली क्या है कि जो हमने प्रेडिक्ट किया है वो ना हो, दैट इज़ इवेंट रिस्क है। कि जो हमने इवेंट सोचा है कि जैसे मर्जर डेफिनेटली सही जाएगा और वो मर्जर कैंसिल कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा या इवन वन ऑफ द पार्टी के द्वारा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मर्जर आर्बिट्राज के बारे में। मर्जर आर्बिट्राज का एक एग्जांपल जो इंडिया में हम देख सकते हैं सबसे बड़ा, वो है वोडाफोन और आइडिया का मर्जर। अब आप ये जानिए कि वोडाफोन आइडिया, जो कि अभी इन्होंने नया लोगो भी दिया है VI, ये क्यों सक्सेसफुल रहा। देखिए, अगर आज से 10 साल पहले वोडाफोन और आइडिया मर्ज होने की सोचते हैं तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज तब का मार्केट जो था वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मार्केट था। उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज थी और उसके अंदर ये दूसरे और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी थी। तो वो मर्ज होके लार्जेस्ट एंटिटी बनती, वो बाद में भी बनी, बट उस वक्त मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा पोजीशन ले सकती थी। आज की तारीख में क्या हुआ कि जियो के आने के बाद जो छोटी कंपनीज़ है वो वैसे भी सारी ऑलमोस्ट नियर बैंक्रप्सी की तरफ से ली गई। आज उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देर आर ओनली 4 प्लेयर्स, 3 प्राइवेट प्लेयर्स, एयरटेल, VI एंड जियो, और 1 गवर्नमेंट प्लेयर है जो कि BSNL। तो उस वजह से ये वाली जो कंपनी है इसका मर्जर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। ऐसे ही एक और एग्जांपल है जहाँ पे मर्जर नहीं हुआ। अब ये मर्जर था फ्लिपकार्ट और स्नैपडील का। देखिए, ये मर्जर में जो आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली स्टॉक मार्केट की कंपनीज का नहीं है, प्राइवेट कंपनीज का है। ओनली थिंग आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील, ताकि आपको एग्जांपल आप इन दोनों को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। देर आर मेनी मर्जर्स लाइक IDFC श्रीराम और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एंड HDFC जो सही से अप्रूव नहीं हुए थे या डिडंट गो वेल, पर उनके एग्जाम्पल इतने इजीली याद नहीं आएंगे। तो फ्लिपकार्ट और स्नैपडील का जो मर्जर था वो बेसिकली इसीलिए फेल हो गया क्योंकि स्नैपडील ने बैकआउट कर दिया। तो या तो स्नैपडील बैकआउट कर देती, फ्लिपकार्ट कर देती, या फिर रेगुलेशन उनको रोक देता। तो रेगुलेशन रोकने वाले भी कई एग्जांपल्स है। उनमें बेसिकली तो यही होता है कि ये क्या मोनोपोली या नियर मोनोपोली तो नहीं बनेगी। मार्केट परसेंटेज अगर 2 बड़ी फर्म है वो दोनों आपस में मर्ज होती है तो उससे ऐसा लगता है कि मोनोपोली टाइप का मार्केट क्रिएट कर देंगी। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी भी मर्जर डील को गवर्नमेंट द्वारा रोकने का। तो ये होता है मर्जर आर्बिट्राज। अब आपने अगर करेक्टली प्रिडिक्ट कर दिया, जैसे कि VI के केस में अगर आप प्रिडिक्ट कर दिए कि हाँ ये मर्जर होगा और आपने उस बेसिस पे पोजीशन ली, तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप गलत करेंगे तो आपको लॉस होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया IDFC श्रीराम का, या भी एक और मर्जर होने वाला था लक्ष्मी विलास बैंक और इंडिया बुल्स का, तो वो दोनों नहीं हुए। अगर किसी ने ये सोच के पोजीशन ली कि ये मर्जर होने वाला है तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ होगा। जबकि अगर किसी ने उल्टी पोजीशन ली होगी कि ये
मर्जर नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे तो उसे काफ़ी प्रॉफिट हुआ होगा। नाउ मर्जर आर्बिट्राज की कैरेक्टरिस्टिक। तो मर्जर आर्बिट्राज की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले तो क्या होती है कि हम ये मानते हैं कि जो भी टारगेट होता है उसकी प्राइस हमेशा इंक्रीज़ होती है और एक्वायरर की प्राइस डिक्रीज़ होती है किसी भी सक्सेसफुल डील में। तो अगर हमें लग रहा है कि सक्सेसफुल मर्जर होगा तो हम टारगेट को लॉन्ग करेंगे, एक्वायरर को शॉर्ट करेंगे, और अगर हमें लग रहा है सक्सेसफुल नहीं होगा तो टारगेट को शॉर्ट करेंगे, एक्वायरर को लॉन्ग करेंगे। ये हमारी पोजीशन होगी। करेक्ट प्रेडिक्शन से प्रॉफिट, रॉन्ग प्रेडिक्शन से लॉस। इसलिए प्रॉफिट भी सिग्निफिकेंट होता है, लॉस भी सिग्निफिकेंट होता है। तो वही चीज़ है कि लॉस 40-50% आपकी पोजीशन लॉस में चली जाए, इतना ज़्यादा लॉस हो सकता है क्योंकि आपने क्या किया, जिसको आपने लॉन्ग किया वो भी उल्टा जा रहा है और जिसको शॉर्ट किया वो भी उल्टा जा रहा है क्योंकि आपका जो प्रेडिक्शन था वो फेल था। तो लेफ्ट टेल रिस्क जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इसके अंदर, मतलब लॉस की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें एक चीज़ है कि जैसे कि आप क्या करना होता है कि एक डिफाइंड पीरियड होता है कि इस दिन मर्जर होगा या इस दिन तक मर्जर होगा, तो होगा तब भी तब तक उस डेट तक, या फिर नहीं होगा तो भी उस डेट तक या उसके पहले तक। बहुत रेयरली होता है कि वो डेट एक्सटेंड हो जाए। तो आपके पास क्या होता है कि काफ़ी लिक्विड स्ट्रैटेजी होती है हेज फंड की, कुछ मंथ्स के लिए आपका पैसा अटका रह सकता है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि अगर आपका जो भी ओपिनियन है उसके हिसाब से लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लीजिए। ज़्यादा रिटर्न के लिए काफ़ी सारा लीवरेज ले लीजिए, 300 to 500% लीवरेज का कहा गया है। आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि डील फेयर होगी तो आपको पता है कि आपको एक्वायरर को लॉन्ग करना है, टारगेट को शॉर्ट करना है, वाइस वर्सा अगर को लग रहा है वो सक्सेसफुल होगी। कुछ और स्पेशल मर्जर केसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर। उनमें क्या होता है कि दो अलग अलग कंट्रीज़ की अथॉरिटीज़ से डील करना होता है और उन अथॉरिटीज़ जो होती है अलग अलग कंट्रीज़ की, उस वजह से रेगुलेशन फॉर एग्जांपल काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे एक ही कंट्री की रेगुलेशन है तो उसी को देखना है। दो कंट्री में हो सकता है कि कुछ रेगुलेशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं, उस वजह से हो सकता है कि आप एक को पूरा करने जाएंगे तो दूसरे को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे और उस वजह से डील में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है। बेनिफिट्स, वेरी हाई रिटर्न्स, मोर लिक्विड देन अदर हेज फंड स्ट्रेटेजी, काफ़ी सिंपल सी बात है। और इसका रोल यही है कि आपको स्टेडी रिटर्न्स मिलते हैं। शार्प रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अंदर क्योंकि रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न है, डिस्पाइट हैविंग हाई रिस्क, इसका रिटर्न भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिस पे ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। सेकेंड आती है डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज़। इनमें क्या होता है कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो पोजीशन लेते हैं उन सिक्योरिटीज़ में जिनके बारे में उनको लगता है कि ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है बट ये काफ़ी अच्छे से बाउंस बैक करेंगे, तो उनमें लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। और कुछ ऐसी भी होती है जिनमें शॉर्ट पोजीशन लेते हैं वो कि उनको लगता है कि और गिरेगा, बट डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटी ऑलरेडी इतनी गिरी होती है कि उसमें ज़्यादातर लोग लॉन्ग पोजीशन ही लेते हैं। अब उसका एक कारण ये भी है कि एकदम से प्राइस गिरने का कि जैसे उनकी रेटिंग गिरती है तो इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, इनको अलाउड नहीं होता है कि किसी भी फर्म की जंक रेटिंग्स वाले बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ अपने पास रखे, और ऐसी सिचुएशन में वो एकदम से उनको सेल करते हैं और जिसकी वजह से प्राइस फर्दर डाउन होता है। तो ये एक रीज़न है कि डिस्ट्रेस सिक्योरिटी में एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेट से ज़्यादा उसकी प्राइस गिर जाती है किसी भी सिक्योरिटी की। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि एकदम से बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न देते हैं। आपको मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था रुचि सोया का, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया, काफ़ी ज़्यादा, और उसके अलावा काफ़ी वेरिएबिलिटी रहती है इन रिटर्न्स में। जो लॉक पीरियड्स रहता है इन्वेस्टर्स का वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे कि 2-3 साल तक, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये कब एकदम रिवैम्प करेगी। तो वो एक रीज़न है। इम्प्लीमेंट ऐसे ही कर सकते हैं आप। एक तो पैसिव पोजीशन ले सकते हैं, आपको लग रहा है जैसे कि मान लीजिए आज येस बैंक है, येस बैंक 10-12 रुपये में चल रहा है, हो सकता है आप ये सोचें कि कल आई वॉन्ट से कि कम्प्लीटली डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटी है, बट कुछ पोजीशन आप उसको मान सकते हैं कि एक डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटी है। तो ऐसी सिक्योरिटी में आप सोच सकते हैं कि 3-4-5 साल बाद ये एक बैंक है तो गवर्नमेंट भी इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगी और हो सकता है ये
25-50 कुछ भी रुपीज़ हो सकता है, और उस वजह से आपने पैसिव पोजीशन ले ली जिसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, आपने बस इसको अपने हिसाब से चलने दे रहे हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप एक्टिवली पोजीशन ले। एक्टिव पोजीशन में क्या होता है कि आप मेजॉरिटी स्टेक ले किसी भी कंपनी में, और उसके अंदर आप उसको बेटर मैनेज करें एक्टिव वो शेयर होल्डर्स बन के, या इवन मैनेजमेंट के अंदर पोजीशन लेके। तो उस तरह से आप इसमें एक्टिव पोजीशन ले सकते हैं। सक्सेसफुल आप तभी होंगे जब आप इसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे कि लीगली ये कितना स्ट्रॉन्ग है इनका केस कि ये बैंक्रप्सी से बाहर आ जाए, और कितना इनके एक्चुअल एसेट्स की वैल्यू है, एंड ये इजीली सारे डेट होल्डर्स को पे करने के बाद शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है एक जो हमें ध्यान रखनी होती है। और इसके अंदर क्या है कि ऑलरेडी आप डिस्ट्रेस्ड रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद का पैसा लगाए तो ज़्यादा बेटर होगा। हाई लीवरेज कभी नहीं लीजिए इसमें। और बेसिक इसका रोल यही है कि ये इलिक्विडिटी जो होती है उसकी वजह से हमें इलिक्विडिटी का प्रीमियम या लिक्विडिटी का प्रीमियम, दोनों चीज़ बोल सकते हैं, वो मिलता है, और हायर रिटर्न्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ अनप्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ दिस सिक्योरिटीज़। और ये एक रिस्क ये है कि जब मार्केट डिक्लाइन होता है तो इस तरह की सिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होती है। थैंक यू फॉर दिस सेशन, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक्स अगेन।